बच्चे कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज लेके पैदा होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कुदरत की देन है, भगवान की देन है, तो वास्तविकता ये सही है। वो कोरिलेशन सही है, सटीक होते हैं। उनके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिंगरप्रिंट से। सबसे बड़ा चैलेंज आता है बच्चे का क्या फ्यूचर क्या है, उसको मैथ जाना है, साइंस जाना है, उसे आर्ट में जाना है, तो कैसे पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होता है, कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं रिपोर्ट को। पैटर्न्स की अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो बताती है कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट क्या होगी, आप इस फील्ड के लिए सूटेबल हैं। बहुत सारी कंट्रीज अपने ओलंपिक सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी सैम्पलिंग करती है। किस एज से बच्चों का टेस्ट हो सकता है, मतलब राइट एज क्या होती है टेस्ट कराने के लिए। मिनिमम 2 years, मैक्सिमम एनी टाइम। अगर हमें एज ए पेरेंट और एज ए टीचर ये पता हो कि ये बच्चे की प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल ये है, और अगर उस लर्निंग स्टाइल में अगर हम उसको पढ़ाने लगे, उसको गाइड करने लगे, तो आप देखिए मिरेकल्स क्रिएट करेगा। पेरेंट्स को क्या होड़ लगी है, कंपटीशन है। शर्मा जी का बेटे ने IIT में एडमिशन ले लिया है, IIT की तैयारी कर रहा है। वर्मा जी का बेटा MBA कर रहा है। पीयर प्रेशर में आप उस जगह धकेल देते हैं उनको जहां वो फादर ने ट्राई किया था कि मुझे कलेक्टर बनना है, अब वो तो नहीं बन पाए, 2-4 बार अटेम्प्ट किए, पर अपने उस ड्रीम को बच्चों के ऊपर थोप रहे होते हैं। बच्चा इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि आज वो ना तो नौकरी लायक है ना घर के लायक है। क्या कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है अपने आसपास में, अपने फैमिली में, कि कुछ बच्चे होते हैं सेम क्लास में रहते हैं, लेकिन वो अपने कैरियर में, अपनी ओवरऑल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और आज की डेट में हालात तो ऐसे हैं कि IIT के एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। और मैं बात करूँ अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स की, तो 70 to 80% वर्किंग प्रोफेशनल्स अपनी लाइफ में खुश नहीं है। जॉब की वजह से उनके अंदर स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है। तो ये जो प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, एक ऐसी खूबसूरत प्रोसेस है, एक टेक्निक है, मेथड है, जिसके द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप एक्चुअल में बने किस चीज़ के लिए हो। अगर जो चीज़ आपको पसंद है, लेट्स एग्जांपल अगर आपको म्यूज़िक पसंद है और आप अपना करियर म्यूज़िक में बनाते हैं, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर बहुत ग्रो कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है कि आपको पसंद म्यूज़िक है, लेकिन पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से या किसी और अदर सर्कमस्टांस की वजह से आपको इंजीनियरिंग करने के लिए बोल दिया जाता है। आप इंजीनियर बन भी जाते हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते। तो एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं DMIT, राइट? कि आपके फिंगरप्रिंट के द्वारा किस तरह से आप अपने ब्रेन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एक बेहतर कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आज हमारे बीच बहुत एक खास गेस्ट हैं जो DMIT एक्सपर्ट हैं, मिड ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने बहुत लोगों को हेल्प किया है काउंसिल करने में, गाइड करने में। एंड ही इज़ नन अदर देन, ही इज़ माय यंगर ब्रदर अनुराग गुप्ता। सो अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके इस पॉडकास्ट में। थैंक यू अनूप जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट. Yes, definitely DMIT is very useful tool for society, for individual, whomsoever we can consider as a participation in DMIT is very useful. So, ओके, सो अनुराग, मेरा सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि जो DMIT है, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड लगता है, तो DMIT का फुल फॉर्म क्या है? DMIT बेसिकली होता क्या है? हाँ, सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन बिट अबाउट इट? DMIT का फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट. ओके। बेसिकली क्या होता है, ये हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं. फिंगरप्रिंट्स की स्टडी. डर्मेटो दैट मीन्स स्किन, ग्लाइफिक्स मतलब उसकी स्टडी. ओके। और मल्टीपल इंटेलिजेंस एक कोरिलेशन है बिटवीन आवर फिंगरप्रिंट्स एंड आवर ब्रेन लोब्स. तो हमारे, आपको पता होगा, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, 2 लोब्स होते हैं, उनका कोरिलेशन अपने फिंगरप्रिंट से. मतलब हम, और ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं, कहते हैं कि इस दुनिया में जितने लोग हैं सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। बिल्कुल. तो क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से कोई भी इंडिविजुअल, जैसे कोई बच्चा है, तो कैसे पता करते हैं कि भाई उसको क्या कैरियर चूज करना चाहिए? तो क्या ये टेस्ट होता कैसे है और इसे कैसे इंटरप्रेटेट करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगा. इसके पहले थोड़ा सा कोरिलेशन बताना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन, जैसे कि 13 वीक से लेके 21 वीक के बीच में फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन दोनों डेवलप हो रहे होते हैं मदर वूम में. तो यहाँ पर ये कोरिलेशन इस्टेब्लिश किया साइंटिस्ट ने, और ये स्टडी काफ़ी पुरानी है, 1980s 30s की, और 1870s में ये प्रूवन हो चुकी थी. उसके बाद में, जैसे कि आपने पूछा कि इसके कोरिलेशन के बाद में हाउ वी कैन यूज़ के बच्चों के बारे में, जो आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि बच्चे कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज लेके पैदा होते हैं. हम लोग बोलते हैं ना कि कुदरत की देन है, भगवान की देन है, तो वास्तविकता ये सही है. वो कोरिलेशन सही हैं, सटीक होते हैं. उनके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिंगरप्रिंट से और उनके फिंगरप्रिंट के पैटर्न से. तो वो मल्टीपल पैटर्न्स बहुत होते हैं, पैटर्न्स की एनालिसिस होती है. एक वो
कंप्लीट जर्नी है, एक प्रोसेस है, उसमें ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। तो आप जैसे बेसिकली आप जानना चाह रहे हैं कि कौन किस सब्जेक्ट के लिए सूटेबल है या हम उसे किस एक्टिविटी के लिए प्रमोट करें, तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर एज ए इनबॉर्न टैलेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि लेट्स एग्जांपल जो हमारी ऑडियंस सुन रही है, राइट जी। और किसी को पता करना है, टेस्ट करवाना है, तो इसके लिए क्या कोई फिजिकल जगह आपसे मिलना होता है या ये ऑनलाइन भी किया जा सकता है? तो किस तरह से क्या प्रोसेस होती है स्टार्ट करने की? हाँ, पहला स्टेप क्या होता है? इनिशियल डेज में ये फिजिकली होता था। अभी जैसे कि हम इवॉल्व हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, तो एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनसे हम प्रिसाइजली फ़ोटो ले सकते हैं और ऑनलाइन भी पॉसिबल है। पहले ये होता था कि जहाँ पर ये स्कैनर अवेलेबल है वहाँ पर आपको फिजिकली विजिट करना है और उसके बाद में ही आप उन स्कैन्स को एनालाइज कर पाते थे। अब ये है कि उन स्कैन्स को, उन फिंगरप्रिंट्स को आप कैमरे से कैप्चर कर सकते हैं। आईफोन इज़ देयर, तो उसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाती है। और दूसरी कुछ मैग्नीफायर एप्लीकेशंस हैं जिनमें सारे रेजेस वगैरह अच्छे से दिख जाते हैं, तो आप ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं और उससे ये पॉसिबल है। ओके, तो सबसे पहले तो फिंगरप्रिंट के फ़ोटो लिए जाते हैं और हाँ, एक ओके, फ़ोटो नहीं होता, एक फ़ोटो नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फिंगरप्रिंट के, एक फिंगर के हमको 3 सैंपल चाहिए रहते हैं। मतलब ओके, एनालिसिस के लिए, तो यहाँ पर पैटर्न को, कंप्लीट पैटर्न को ऑब्ज़र्व करने के लिए मिनिमम 3 फोटोग्राफ्स ऑफ इट। ओके, तो एक कंप्लीट सेंस बनता है जो कि एनालिसिस में हेल्प करता है कि ये पर्टिकुलर पैटर्न है और वो पैटर्न है तो कैसा पैटर्न है, उसके अंदर क्या है। इट्स अ कंप्लीटली टेक्निकल। ठीक है। टेस्ट करने के बाद जो भी आप पैटर्न आइडेंटिफ़ाई करते हैं, अलग-अलग तरह जी। के पैटर्न, तो अगर मैं बात करूँ बच्चों के लिए, राइट, सबसे बड़ा चैलेंज आता है बच्चे का, क्या फ्यूचर क्या है? उसको मैथ्स जाना है, साइंस जाना है, उसे आर्ट में जाना है, तो कैसे पैटर्न आइडेंटिफ़िकेशन होता है? कैसे इंटरप्रेट करते हैं रिपोर्ट को? और अब मतलब ये जो रिपोर्ट कैसे आप गाइड करते हो? आपके पास जब पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, तो आप उन्हें कैसे गाइड करते हैं कि ये पैटर्न है या ये इतने तरह के पैटर्न्स के आधार पर आप सामने वाले को गाइड करते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिंगरप्रिंट के जो पैटर्न्स हैं वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है। मतलब आप जस्ट टू नेम इट, टेक्निकलिटी में अगर हम देखेंगे तो लूप है, वर्ल है, पिकॉक है, रेडियल है, ये पैटर्न्स हैं, पर उनमें भी बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, ठीक है। उनके सब पैटर्न्स होते हैं। अब इन पैटर्न्स की अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो बताती है कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट क्या होगी, आप किस फील्ड के लिए सूटेबल हैं। ठीक या है। ये हो सकता है कि उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली आप और काम कर ही रहे हैं, आप उन सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, लेकिन आप उनको और अच्छा पॉलिश करेंगे तो उस फील्ड में आप अच्छे से एक्सेल करेंगे। तो यहाँ पर डीएमआईटी एज ए टूल, ये कोई प्रिडिक्शन मैकेनिज्म नहीं है, पर डीएमआईटी एज ए टूल अगर आप एज ए हेल्पिंग हैंड और एज ए टूल अगर यूज़ करते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि इन मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ में तो भगवान ने भेजा है, उन मल्टीपल इंटेलिजेंस का रेशियो क्या होता है और उस हिसाब से हम देखेंगे कि जो डोमिनेंट इंटेलिजेंस होगी हम उस पर अगर ज़्यादा काम करेंगे, अच्छे से पॉलिश करेंगे उसको, और दूसरी मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि बहुत रिक्वायर्ड है एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर हम उस पर भी काम करेंगे वी कैन इम्प्रूव। बट विदाउट टेस्ट हम बोल भी नहीं सकते, और हम ओके। देखते हैं सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं इसकी वजह तो से। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस जो आप बोल रहे हो, तो कितने तरह की होती है? पर्सनैलिटी जो होती है, कितनी तरह की होती है? और हाँ, उसके क्या मतलब उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना। जी, जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा फिंगरप्रिंट से हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, जो कि इस टेस्ट का हिस्सा रहता है, पर्सनैलिटी टाइप। हुँ, तो पर्सनैलिटी टाइप में अगर हम देखते हैं तो 4 तरीके की पर्सनैलिटी होती हैं ओके, और यूजुअली इंडस्ट्री में इनको डिस्क प्रोफाइल भी बोला जाता है, ओके। राइट? हुँ, तो डिस्क का एक फुल फॉर्म होता है, डिस्क मतलब डोमिनेंट, हुँ, हुँ, आई का मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल, ओके, एस का मतलब स्टडी और सी का मतलब कंप्लायंस। ओके, जैसा कि वर्ड मैंने आपको बताया ना, वो उस पर्सनैलिटी ट्रेट के होते हैं बाय बॉर्न। आपने ओके। सुना होगा, आपने अड़ोस पड़ोस में और बच्चों में, यार उनका बच्चा तो बहुत डोमिनेंट है। हुँ, तो डोमिनेंट वो कुछ ऐस किसी से सीखा नहीं है, वो उसका इनबॉर्न कैपेबिलिटीज, वो टैलेंट लेके आया है वो। ओके, अब बात ये आती है पेरेंट्स उसको कैसे नेविगेट करें, कैसे गाइड करें कि वो उसको बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करेंगे उसकी लाइफ के लिए, उसके करियर के लिए, तो बेस्ट हुँ, पॉसिबल तरीके से रिजल्ट ले सकते हैं, राइट। राइट? तो ये 4 पर्सनैलिटी टाइप हो गए, पर्सनैलिटी टाइप है ये। ठीक है। अब ये पर्सनैलिटी टाइप के बाद अगर हम बात करें जो आप मल्टीपल इंटेलिजेंस की, जी, राइट, तो वो क्या होता है मल्टीपल इंटेलिजेंस? ये उसके आगे का पार्ट है। ओके, डॉक्टर हावर्ड गार्टनर ने ये मल्टीपल इंटेलिजेंस को
चूज किया, उनकी रिसर्च का है ये पार्ट। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था फिंगरप्रिंट और ब्रेन लोब्स, हाँ, जब इनको कोरिलेट किया गया था तो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस आए थे। क्या क्या है 8 वो? मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं, जिसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस जनरली बोला जाता है, पर उनमें कौन कौन से होते हैं? लिंग्विस्टिक का मतलब होता है वर्ड स्मार्ट। ओके। तो वर्ड स्मार्ट का मतलब उनको ये पता है हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ मच टू स्पीक, व्हेन टू स्टॉप। तो ओके। ऐसे लोग आपने बहुत देखे होंगे अपनी सोसाइटी में या अपने आसपास देखे होंगे। आप बोलते होंगे यार ये बच्चा, ये बंदा आया ना, बहुत सही बोलता है, बहुत अच्छे से बोलता है। कैसे? ओके। ये कैपेबिलिटीज उसके पास है और ओके। उसको उसने पॉलिश किया है और शार्प किया है। ओके, नेक्स्ट। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कोई काइनेस्थेटिक है। काइनेस्थेटिक मतलब कि किसी भी चीज को करना, फील करके करना। स्पोर्ट्स पर्सन की अगर आप बात करेंगे, फिर आ जाती है कि अगर वो म्यूजिकल सेंस उसका अच्छा है, तो हम बोलते हैं ना कि म्यूजिक किसी को दिखता है, मतलब म्यूजिक तो सुनाई देता है, लेकिन ऐसे लोगों को म्यूजिक दिखता भी है। उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज होती है कि म्यूजिक को वो इतने अच्छे तरीके से फील कर सकते हैं। और अगर इस कैपेबिलिटीज पे, इस इंटेलिजेंस पे अगर काम किया जाए तो अपने करियर में बहुत अच्छा करते हैं वो। आप किसी भी अच्छे एग्जाम्पल को उठा के देख लीजिए, सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज होती है। ओके, राइट। और आप देख सकते हैं जैसे कि इंट्रापर्सनल कैसा होता है कि वो लोग बहुत सेल्फ सेंट्रिक रहते हैं, वो अपने आप में रहते हैं, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे होते हैं रिसर्च काम के लिए। इंट्रापर्सनल है तो उसको बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है, लोगों से उनको उतना कोरिलेशन नहीं करते, किसी से रिलेट नहीं करते, अपना काम लिया जिम्मेवारी से और उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। वहीं अपोजिट साइड में इंटरपर्सनल, वो पर्सन ऐसा हो सकता है कि मतलब लोगों से रिलेशनशिप बनाने में बहुत अच्छा हो सकता है। ओके। वो इतना आउटवर्ड होगा कि जहाँ पे भी 4 लोग मिले वो अपने आप को जैल कर लेता है, लोगों में घुल मिल जाएगा। मिलनसार। मिलनसार, जिसको अपन मिलनसार बोलते हैं। और ऐसे लोग अपने करियर में बहुत हाइप जाते हैं। आप इंटरपर्सनल का एग्जांपल ले सकते हैं कि पॉलिटिशियंस हैं, तो वो क्या होगा? वो इंटरपर्सनल होगा, क्योंकि वो लोगों से घुल मिल जाता है। और अगर उसकी पर्सनैलिटी टाइप डोमिनेंट है और इन्फ्लुएंशियल है, मतलब वो 2 पर्सनैलिटी ट्रेट तो लेके चल ही रहा है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है और उसका कम्युनिकेशन और लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा है। तो ये उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंस वहाँ पे हेल्प करती है उसको। तो बेसिकली आपका बताने का मतलब है कि बचपन से ही हमारे फिंगरप्रिंट जो रहते हैं उसके मतलब हमारे ब्रेन का जो में क्या चीज़ लेके हम पैदा हुए हैं, मतलब हमारी पर्सनालिटी क्या होने वाली है, हमारी लर्निंग स्टाइल क्या होने वाली, प्रेफर्ड लर्निंग, मतलब किसी को वीडियो देख के ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, राइट। किसी को ऑडियो सुनने से कोई चीज़ जल्दी क्लियर होती है, किसी को पिक्चर देख के कोई सब्जेक्ट या कोई मटेरियल समझ में आता है जी। तो मेरे ख्याल से अगर बच्चों का ये टेस्ट हो, राइट, किस एज से बच्चों का टेस्ट हो सकता है, मतलब राइट एज क्या होती है टेस्ट कराने के लिए? मिनिमम 2 इयर्स और मैक्सिमम एनी टाइम। अच्छा, मिनिमम 2 इयर्स। हाँ, मिनिमम 2 इयर्स से बच्चे के टेस्ट करा के हाँ हमें पता कर सकते हैं उसका जी। बेसिकली उसका पर्सनालिटी क्या है, उसकी लर्निंग प्रेफरेंस क्या हो सकती है। हाँ, ये जैसा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस चीज़ पे बहुत पेरेंट्स बोला जाए, टीचर बोला जाए, नहीं पता होता तो स्ट्रगल कर रहे होते हैं दोनों, बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो और पेरेंट्स भी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा क्योंकि बच्चों की लर्निंग स्टाइल, प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल इसको बोला जाए, तो वो उनके पास में पहले से होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो सेल्फ सेंट्रिक होते हैं और पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। अब उनकी लर्निंग स्टाइल को समझने की कोशिश करें तो हो सकता है कि कोई बच्चा लेट मी डू इट इस टाइप का होता है, तो काइनेस्थेटिक है, उसको कोई किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना, उसे सीखना है, करके सीखेगा। और उसको एक्चुअल में जब आप बोलोगे ना कि मैंने किया है, वो ये बोलेगा लेट मी डू इट, वो नहीं बोलेगा। ठीक है। सेम इसी तरीके से होते हैं विजुअल्स। तो विजुअल्स वाले बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको चीज़ों को देख के, उनका विजुअल सेंस बहुत अच्छा होता है, तो जो एक बार वो देख लेते हैं उसको परसीव कर लेते हैं अपने ब्रेन में, राइट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑडिटरी होते हैं। ऑडिटरी बच्चों को ये होता है ना कि उनको अगर किसी भी चीज़ को सीखना है तो भले वो विजुअल्स में भी है, लेकिन उसके पीछे जो आवाज़ है, उसके पीछे जो साउंड है, हाँ, स्टोरीज है के थ्रू, स्टोरी फॉर्म है, तो उनको वो चीज़ इतनी जल्दी कनेक्ट होती है कि उनको विजुअल से भी फर्क नहीं पड़ना, उनको काइनेस्थेटिक तरीके से भी नहीं करना, उनको दिमाग में सेट हो जाता है वो। तो वो अपने सेंसेस को कहाँ यूज़ कर रहे हैं कि ये वीडियो तो चल रहा है, लेकिन वीडियो के पीछे जो स्टोरी चल रही है दैट इज़ यूजफुल, तो वो उनके ब्रेन में फिट हो जाती है।
तो ओके। अगर हमें एज ए पेरेंट और एज ए टीचर ये पता हो कि ये बच्चे की प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल ये है, और अगर उस लर्निंग स्टाइल में अगर हम उसको पढ़ाने लगे, उसको गाइड करने लगे, तो आप देखिए मिरेकल्स क्रिएट करेगा। हाँ, मतलब ये वाक़ई में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार इस पे क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, जैसे 20, 30, 40 बच्चे हैं। अब मान के चलो कोई बच्चा है जिसको कोई सब्जेक्ट है, लेट्स एग्ज़ाम्पल साइंस समझ लेते हैं, राइट? या फिज़िक्स या साइंस, कोई भी सब्जेक्ट है, वो पढ़ाया जा रहा है। जी। अब एक बच्चा है जिसको साइंस समझाया जा रहा है, लेकिन कोई टीचर है जो सिर्फ कैलकुलेशन लिख रहा है, राइट? और अगर उस बच्चे को पिक्चर के थ्रू समझ में आता है, तो अगर जो कॉन्सेप्ट ऑडियो के थ्रू बताया जा रहा है वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर विजुअल वाला बच्चा है उसे डायग्राम बना दिया जाएगा तो वही चीज़ जल्दी समझ में आएगी। बिल्कुल सही कहा। है उसके ना? बहुत बहुत अच्छे से एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। कोई बच्चा है, विजुअल है, हाँ। और उसको जो उसके पेरेंट्स या टीचर को समझाने की स्टाइल कैसी हो, हुँ, तो सुन नहीं रहा है मेरी बात, हुँ, सुनाई नहीं देता क्या? राइट, राइट। उस बच्चे को नहीं समझ में आएगा, बेचारा कंफ्यूज रहेगा और पेन में रहेगा। राइट। राइट। और यही चीज़ अगर टीचर को या पेरेंट्स को पता है, वहाँ पे बस यही तरीका, बेटा मैं बता करके दिखा रहा हूँ ना, आप ये मेरे सामने देखिए ना, देखना, सी, हुँ, हुँ, जस्ट सी इट फर्स्ट। तो राइट। वो बहुत जल्दी से कनेक्ट करेगा उसको कि हाँ ये देखने वाली चीज़ है मेरे, ये देखना है मुझे। हुँ, मतलब वही हुआ ना कि आपका सिग्नल कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, प्लस माइनस है ना, वो आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में आप उससे बात कर रहे हो, जो उसको समझ में नहीं आ रहा, आप दूसरी फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं। कुल मिला के ऐसा है कि जैसे आप अभी हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं और अभी मैं चाइनीज़ या कोई ऐसी लैंग्वेज जो आपको समझ में नहीं आती, मैं अगर बात करूँगा या अनुराग आप बात करोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप कनेक्ट नहीं कर पाएँगे हमसे। ठीक वैसे ही हम सभी की अपनी-अपनी एक प्रेफर्ड लैंग्वेज होती है, लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल होती है। कोई किसी को ऑडियो से जल्दी समझ में आता है, किसी को वीडियो से, किसी को टच एंड फ़ील करने से समझ में आता है। तो हम सभी के अपने-अपने प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल हैं। और अगर बिल्कुल। ये जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, पहले से अगर हमें पता चल गया, तो हम जब उसे पढ़ाते हैं या घर पे कोई ट्यूशन करते हैं, तो उसको हम उसकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में, जिसके लिए वो बना है, उसी तरीके से पढ़ाएँगे तो वो सब्जेक्ट को जल्दी समझ पाएगा, है ना? उसकी रिटेंशन बहुत अच्छी होगी और ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएगा अपनी स्टडीज़ में। बिल्कुल। देखिए अनूप जी, क्या होता है कि पेरेंट्स को क्या होड़ लगी है, हाँ, राइट? कॉम्पिटिशन है। कंपटीशन है कि शर्मा जी का बेटे ने आईआईटी में एडमिशन ले लिया है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, वर्मा जी का बेटा एमबीए कर रहा है, हुँ, पर आपको आपके बेटे का या बेटी का लर्निंग स्टाइल नहीं पता, उसकी कैपेबिलिटीज़ नहीं पता, लेकिन आप पीयर प्रेशर में, सोसाइटी प्रेशर में आप उस जगह धकेल देते हैं उनको जहाँ वो ना ही तो फुलफिल्ड लाइफ जीते हैं, और इसके रिजल्टेंट अगर मैं बोलूँ, मतलब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज अगर हम देखें कि कोई बच्चा है जो कि उसके अंदर म्यूजिकल सेंस है, हाँ, उसकी कैपेबिलिटी बहुत ब्रिलियंट है, डोमिनेंट है वो उस चीज़ में कि वो उस चीज़ में जाएगा तो अच्छा करेगा, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया कि आप आईआईटी में जाओ। राइट। आईआईटी के लिए उन्होंने तैयारी कराना शुरू कर दी, टाइम और मनी, एफर्ट्स सब आप लगा रहे हो, लेकिन आपका जो सोर्स है, आपका जो बच्चा है वो उसके लिए नहीं है। तो वो हो सकता है दबाव में आईआईटी का एग्ज़ाम दे, आईआईटी क्रैक भी कर ले, 4 साल वो आईआईटी में अच्छे से पढ़ भी ले, पास कर ले, फिर उसके बाद में वो जॉब में आएगा, जॉब में हर दिन उसका ऐसा निकलेगा कि मैं जिस चीज़ के लिए पैदा हुआ हूँ वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर जो लोग करियर में प्रोफेशनल्स हैं या जो भी लोग अभी जॉब करते हैं, कहीं पे भी अगर आप अपने करंट प्रोफेशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, इसका सीधा-सीधा एक ही मतलब निकलता है कि राइट रोल और राइट जो गोल, मतलब अलाइनमेंट में नहीं है। जब आप अलाइनमेंट में नहीं होते, आपके पैशन को परस्यू नहीं कर रहे होते, तो स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन रहने वाला है और सब कुछ हो भी जाएगा, फिर भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। बिल्कुल तो नहीं। ये तो बात हो गई बच्चों की, राइट? बच्चों के करियर को आइडेंटिफाई करने की। दूसरा, बच्चों के बॉडी या बच्चों के फिंगरप्रिंट को देख के ये पता कर सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स में जाएगा। कोई ऐसा है कोई पॉइंट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्या चीज़ होती है एब्सोल्युटली। रिपोर्ट में जिससे बच्चे का आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये स्पोर्ट्स में जाएगा, या ये एनालिटिकल है तो मतलब मैथमेटिक्स में जाएगा? राइट। ये आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस के कुछ पार्ट्स को चुन रहे हैं। तो ये इंटेलिजेंस में से एक इंटेलिजेंस है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स कि वो एथलीट टाइप करें, ग्रॉस मतलब होल बॉडी, ओके, तो वो जो मूवमेंट। रनिंग, हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, हाँ, और फाइन मोटर स्किल्स मतलब जैसे फिंगर्स हैं, फिंगर, ये आई मूवमेंट हैं,
ये मेरे लिप्स मूवमेंट है, ये तो ये हैं छोटी मसल्स हैं, तो इनको Okay. फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। अब आप इन चीज़ों को देखिए, अगर दोनों हैं, दोनों इंटेलिजेंस हैं, तो इस पर्सन को अगर हम बोलते हैं कि यू वुड बी द बेस्ट पर्सन फॉर स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में भी अगर हम देखें कि उसकी फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छी है, दैट पर्सन कुड बी द शूटिंग चैंपियन। फिंगर्स कितनी शार्प तरीके से कब ट्रिगर करना, यू नो दैट। राइट। अब मैं बोलता हूँ कि कोई बैडमिंटन का चैंपियन हो सकता है, दैट ग्रॉस मोटर स्किल्स, कि आपकी पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है, पूरे कोर्ट में घूमना आपको, ओके। और बहुत एनर्जी की जरूरत है, तब आप वो हो सकते हैं। ग्रेट। तो अगर ये हमें पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद से मैं इस पॉडकास्ट में बताने वाला था, वो आपने पहले क्वेश्चन कर लिया। बहुत सारी कंट्रीज अपने ओलंपिक सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी सैम्पलिंग करती है। ओके। बहुत नंबर्स में सैंपल्स होते हैं लोगों के, कि मेरे पास में ओलंपिक की टीम है, जैसे एज ए कंट्री इंडिविजुअल बोलूं, तो उनके पास में 500,000 लोगों के सैंपल्स हैं। ओके। 500,000 लोगों के सैंपल्स में वो उन्हीं लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिनके अंदर ये स्किल होती है। और आप ये चीज़ देखेंगे कि जब वो ये स्पेशल ट्रेनिंग्स और रिगरस प्रैक्टिस के बाद में जब बाहर निकलते हैं, तो देयर इज फाइन गोल्ड मेडल। कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट है उनके नाम के लिए। राइट। और वो चीज़ एक्सेप्टेंस की बात है। आज हम इंडिया की अगर बात कर रहे हैं, तो रशिया, जर्मनी और दूसरी चाइना जैसी कंट्री, ये 1970s और 1980s से यूज़ कर रहे हैं इस टेक्निक को। ओके। पर हमारे इंडिया में शायद इसके बारे में जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। मैंने आपको बताया ना, एक्सेप्टेंस। और बहुत सारी चीज़ें आप ये देखिए, ये साइंटिफिक तरीका है फिंगरप्रिंट्स को रीड करना, उसको एनालाइज करना और उस इनबॉर्न टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। बट वहाँ एक चीज़ ये आ जाती है कि कोई चीज़ बहुत अच्छी हो रही हो, तो एक वो होता है ना, कि आपकी खुद की मोनोपोली मार्केट रहेगी, कि अगर हमने कोई चीज़ आइडेंटिफाई कर ली, तो हम दूसरों को क्यों बताएं। करेक्ट। तो दूसरी कंट्रीज इसको क्यों बताएंगी कि ये जो गोल्ड मेडल लेके आया है, ये इस तरीके के सिलेक्शन प्रोसेस से आया है। कभी नहीं बताएंगे, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, कभी नहीं बताएंगे। करेक्ट। दैट्स द मेन रीजन। बहुत ही अमेजिंग है। मतलब ये इतना पावरफुल साइंस है कि मेरे ख्याल से तो हर पेरेंट को, जिस तरह से आप अपने बच्चे को वैक्सीनेशन कराते हैं बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए, बट अपने बच्चे को एक सही कैरियर डायरेक्शन मिल जाए। मतलब आप अपनी ज़िंदगी के 25 साल 20-25 साल बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं, लाखों रुपए। मतलब आज तो KG1 KG2 की LKG UKG मतलब क्लास फर्स्ट में 1-2 लाख रुपए, और इवन इससे ज़्यादा पैसा आप खर्च कर रहे होते हैं गाड़ियों में। पर जो बच्चे हम जिन पर हम अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन एक छोटे से टेस्ट, एक प्रॉपर अगर टेस्ट हो जाए, पता चल जाए, और ये साइंटिफिकली वैलिडेटेड है, राइट, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन इसके बारे में, रिसर्च पेपर्स हैं, तो कितनी बड़ी बात है। हो सकता है आप, कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स ने ट्राई किया था, फादर ने ट्राई किया था कि मुझे कलेक्टर बनना है, लेट्स एग्जाम्पल। अब वो तो नहीं बन पाए, 2-4 बार अटेम्प्ट किए, पर अपने उस ड्रीम को बच्चों के ऊपर थोप रहे होते हैं, और बच्चे को फोर्सफुली बोलते हैं कि भाई तुम्हें लाल बत्ती गाड़ी में आना है। लेकिन बच्चे को क्रिकेट पसंद था, और मैंने खुद देखा पर्सनली, जब मैं बहुत सारे लोगों से काउंसलिंग करता हूँ, तो उसका पैशन था क्रिकेट खेलना। कुछ समय के लिए बेचारा क्रिकेट खेला, लेकिन उसका बंद करवा दिया, और आज भी वो ज़िंदगी भर ट्रॉमा में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है। क्यों? क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए बना था, जो उसका पैशन था, वो आपने ख़त्म कर दिया। अब वो सिर्फ एक होता ना कि बस मजबूरी का है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। अनूप जी, बहुत क्लासिकल क्वेश्चन और एग्जाम्पल हैं इसके, मतलब देखे हुए। हाँ, मतलब ऐसे देखे हुए हैं कि आज से उन्होंने 40 साल पहले तैयारी की थी कि हम UPPSC क्रैक करेंगे। हाँ, वो तो नहीं कर पाए, बच्चे पे थोप दिया। बच्चा इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि आज वो ना तो नौकरी लायक है, ना घर के लायक है। माय गॉड। लेकिन उसने 4-5 साल उस तैयारी में झोंके थे। उस टाइम पे ये प्रेशर बनाया था उसके ऊपर कि तुमको तो बस निकलना है इसमें। करेक्ट। इज्जत की बात है। हाँ, इज्जत की समाज के लिए, दुनिया के लिए, आपके लिए इज्जत की बात है। लेकिन बच्चा जिस इनबॉर्न कैपेबिलिटी, जिस टैलेंट से ऊपर वाले ने नवाजा था, आपने उसको तो उभारने में उसकी मदद नहीं की, खत्म कर दिया उसको तो आपने सप्रेस कर दिया। अब वो अगर जो वो करना चाह रहा था, हो सकता था वो नॉर्मल लाइफ जी पाता, लेकिन आज वो नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पा रहा, ट्रॉमा में जी रहा है। वेरी ट्रू। और आज वो उस चीज को ब्लेम नहीं करते वो कि हमने कुछ गलत किया, वो ये बोलते हैं ये नालायक है, ये नकारा है, ये नहीं कर पाया। कई बार बीइंग ए पेरेंट मैंने ऑब्जर्व किया है, हमें लगता है कि हम उम्र में बड़े हैं। अगर बायोलॉजिकली समझते हो, आप फादर मदर हो, तो आप हमेशा सही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार आप बीइंग ए पेरेंट हमसे भी
आपसे भी ऐसी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिसका खामियाजा बच्चों को ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो ये बात हो गई बच्चों की बात। जी। अब मैं बात आता हूँ कि जो कैरियर प्रोफेशनल्स हैं, जब बात आती है कि एक इंसान जो जॉब कर रहा है और लेट्स एग्जांपल कोई इंसान की पर्सनालिटी है कि वो उसको पब्लिक डीलिंग अच्छी नहीं लगती, वो बैकएंड पे बैठ के कंप्यूटर पे बहुत अच्छे से काम कर सकता है, लेकिन कोई एक XYZ कंपनी में ज्वाइन करता है और सिलेक्शन भी हो गया और वो कंपनी उसे डिपार्टमेंट दे देती है कि बाबूजी आपको सेल्स करने जाना है, राइट। अब यहाँ पर कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वो बंदे को सेल्स से डर लगता है और उसकी पर्सनालिटी नहीं है, राइट। जैसे करेला है, करेले का नेचर ने प्रकृति बनाई है कड़वा। अब उसे बोलो कि नहीं तुम मीठे हो जाओ भाई, तुम इंजेक्शन लगा के कुछ भी करके मीठे हो जाओ, नहीं हो सकता। वो असंभव वैसे ही है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सभी की एक इनहेरेंट करेक्टर है, प्रॉपर्टी है। अब वहाँ पर कितना बड़ा डिजास्टर होगा। अब वो मैनेजर जो है जिसने ये जॉब दी है, मतलब लेट्स एग्जाम्पल किसी को रखा है एम्प्लॉय, उसको सेल्स का प्रेशर बनाया जा रहा है और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है बंदा, और जो बंदा सेल्स वाला था उसे बैकएंड पे कंप्यूटर के पीछे बैठा रखा है, जो फ्रस्ट्रेटेड है, यार मुझे तो लोगों से मिलने में बात मजा आती थी, तुमने एक्सेल बनवा रहा, PPT बनवा रहा मेरे से। बहुत सही कहा आपने। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ किस पे डिपेंड होती है? उसके एम्प्लॉय पे, रिसोर्सेज पे, किसी इंडिविजुअल पे। बिल्कुल। और किसी इंडिविजुअल का मतलब सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, बिल्कुल, टीम, जितने भी लोग टीम काम की बात करने आती वाले है, हैं, टीम बिल्कुल। डायनामिक्स कितनी हाँ। अच्छी, कितनी डायनामिक टीम है। तो बीइंग इन इंडस्ट्री फॉर 10-14 years then into this, like, so I know कि कितना बड़ा रोल होता है ये, कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है कि जब आपके पास में कंपनीज कोई वर्टिकल संभालने के लिए दे देती हैं कि आप इस वर्टिकल की जिम्मेवारी संभालें, तो एक्सपीरियंस के साथ हो सकता है बहुत सारी चीज़ें सीख गए होगे, आप एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी चीज़ें सीख गए होगे, राइट। लेकिन आपकी इनबॉर्न टैलेंट और इंटेलिजेंस हमेशा फियरफुल रहती होगी। बीइंग ऑन अ लीडरशिप पोजीशन, आप डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, मतलब आपका रोल और आपका गोल मैच नहीं कर रहा। और जब ये होगा तो कितना बड़ा डिसास्टर होगा, कंपनी में होल हो जाएगा। आप ये देखिएगा ना कि आप 20 लोग 30 लोगों की जिम्मेवारी लेके बैठे हैं, आपको रेवेन्यू कंपनी के लिए क्रिएट करना है, कंपनी में रेवेन्यू क्रिएट होगा तो लोगों के पास सैलरी जाएगी, लेकिन की पिलर ही आपका ऐसा हुआ जो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, मतलब उसको ये समझ नहीं आ रहा कहाँ मुझे कॉस्ट के बारे में सोचना है और कहाँ मुझे एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना है, मतलब उसके राइट रोल और राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको अलाइन ही नहीं कर रहे उसकी पर्सनैलिटी से, मतलब डिसास्टर होना है। और ये चीज़ इंडिया में, जैसे कि इंडिया के MNCs कंपनी यूज़ करने लगी है अभी। DMIT टेस्ट को वो एज ए कैरियर लैडर में जब जा रहे होते हैं ना, आप कैरियर प्रोग्रेशन में जब जा रहे होते हैं, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो रहते हैं अपने, उन टेस्ट से तो क्या होता है कि आपको आपकी एनालिटिकल स्किल्स पता चल गई कि आप इस कंपनी में 4 साल से काम कर रहे हैं, तो आपने जो लर्न किया उस हिसाब से वो आंसर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये टेस्ट आपको कैसे हेल्प करता है, ये टेस्ट आपका इनबॉर्न है, राइट, आपके फिंगरप्रिंट्स ये इनबॉर्न है, आपका जो ब्रेन का जो वो कोऑर्डिनेशन है और इंटेलिजेंस है वो इनबॉर्न है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आपका जो हिडन इनबॉर्न इंटेलिजेंस है वो आपके पास में लाइफ टाइम कैरी कर रहे हैं आप। अब बात आती है कि आप उसको बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ कर रहे हैं अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में, या उसको सप्रेस करके किसी दूसरे डोमेन में लगे और फ्रस्ट्रेटेड तरीके से जी रहे हैं। और ये चीज़ एक पे नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, लीडरशिप की बात आई, एम्प्लॉयज़ की बात आई, तो वर्टिकल कोलैप्स हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। गलत हायरिंग जिसे बोल देते हैं कि रॉन्ग हायरिंग हो गई है, और पेन हो जाता है, बहुत तकलीफ का हो जाता है कि मालूम चला कि प्रेशर में हमने नए लोगों को हायर तो कर लिया, हमको डिलीवर करना है 2 महीने 4 महीने में, यहाँ पे मालूम चला 2 महीने 4 महीने तो उसने हनीमून पीरियड में सीखने में निकाल दिया और उसके बाद बोलता है कि मुझे नहीं आता, राइट, या उसका एटीट्यूड नहीं है। सो फाइनली मतलब ये समझने वाली बात है कि एज ए इंडिविजुअल भी अगर आप अपने कैरियर में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अगर इस टेस्ट से ये पता चल जाता है कि मेरा नेचर क्या है, पर्सनालिटी क्या है, मैं अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ या खुद का भी कुछ भी बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और उसके बेसिस से मैं डिसाइड कर सकता हूँ, राइट। लेट्स एग्जांपल बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हैं, मतलब जो लोग 4-5 साल 10 साल जॉब कर लेते हैं उनके अंदर कीड़ा आता है कि भाई मुझे तो अपना स्टार्टअप करना है, खुद का धंधा करना है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आप मतलब टीम में अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, लेकिन जब बात आती है एंटरप्रेन्योर बनने की तो इंडिविजुअल होना पड़ता है, आपको सारे डिसीजन खुद से लेना पड़ते हैं। और आई थिंक मुझे लगता है शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपकी पर्सनालिटी, आपका पर्सोना
एज अ टीम प्लेयर तो अच्छा था, कंपनी में थे तब तक बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे एज अ टीम विद इन द टीम, लेकिन जैसे ही आप सोलो परफॉर्मर में आते हैं, इंडिविजुअल में आते हैं, आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते और कोलैप्स हो जाता है आपका सारा बिजनेस, फेल हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो सेफ्टी सिक्योरिटी माइंडसेट है ना, हाँ। राइट, तो हमारा ब्रेन तो वैसे ही ऐसा है कि हुँ। सबसे पहले ये देखता है कि जिस चीज़ में आराम हो उस चीज़ में हाँ करना, और जिस चीज़ में थोड़ी सी भी तकलीफ हो उससे भाग जाना। हुँ। तो सेम तरीके से मल्टीपल इंटेलिजेंस है, वो ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको कुछ कम ज़्यादा करके दिए हैं या उनके कुछ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स, ऐसा नहीं है। उन इंटेलिजेंस का रेशियो कम ज़्यादा होता है। हाँ। और बीइंग एज ए प्रोफेशनल इनटू दैट फील्ड, मेरा यही सजेशन रहता है कि आपकी कोई भी एरिया अगर आपका कमज़ोर है, हमेशा काउंसलिंग की गाइडेंस हमेशा ओपन रखिएगा। राइट। कि जैसे आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स में कमी है और आप पब्लिक रिलेशनशिप में डील करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन भर पीछे खड़े रहेंगे, आप किसी को आगे करेंगे। आप धीरे धीरे अपने आप को तैयार करिएगा, और आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप खुलेंगे, वो इंटेलिजेंस भी आप हो जाएगी आपकी। ओके। तो ये चीज़ एज ए काउंसलिंग कंसल्टेंट बहुत हेल्प करती है लोगों को। और एज ए आपने बच्चों के बारे में बात की, फिर करियर प्रोफेशनल की, मैं तो ये बोलता हूँ कि बच्चा 2 साल 3 साल का है तब से लेके वो जब तक जो भी करियर में जा रहा है, जिस भी लाइन में जा रहा है, वहाँ यूज़ कर सकता है इसको। अच्छा, ये टेस्ट क्या बार-बार कराना पड़ता है कि एक बार में हमें पूरा पता चल जाता है? अगर मैं बोलूँगा बार बार कराना पड़ता है तो फिर ये ब्लड टेस्ट की तरह हो जाएगा। ओके। आपको पता है हमारे फिंगरप्रिंट्स चेंज होते हैं क्या? नहीं होते। नहीं होते। दैट्स वंस इन अ लाइफ टाइम। अरे वाह! मतलब सिर्फ़ एक बार करा लिया हाँ। और कंप्लीट रिपोर्ट अगर आपके सामने है तो उससे हम लाइफ़ के बहुत सारे डिसीजंस, पाथ को आइडेंटिफ़ाई करने में यस। ईज़ी हो जाता है। चलते हैं अभी रिलेशनशिप की तरफ, राइट? क्योंकि कई बार हम हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात करें, हम बात करें टीम की, कंपनीज़ में जब हम काम कर रहे होते हैं, जो हमारे टीम के साथ में जो लोग हैं वहाँ पर, तो कई बार बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ये बर्निंग टॉपिक है ये। हाँ, हाँ, ये बहुत सारे बर्निंग टॉपिक्स टॉपिक होते है हैं। ये। तो क्या डीएमआईटी की मदद से रिलेशनशिप में भी बेटरमेंट किया जा सकता है, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में? बिल्कुल, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे टॉम एंड जेरी है, हाँ। वो कहानी है। ओके। इसको बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कोई डोमिनेंट है, डिस्क पर्सनैलिटी से हमने बात की ना, हाँ। तो कोई डोमिनेंट है और कोई बेचारा इन्फ्लुएंसर है या थोड़ा सा लो टेम्परामेंट वाला है, तब क्या होगा? अगर 2 लोग साथ में मिलके काम करेंगे तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। या 2 डोमिनेंट मिल गए तो एक खींचेगा कि ये मेरी चलेगी या मेरी चलेगी। तो जो कॉर्पोरेट में असली झगड़े होते हैं, जो जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, कहाँ से होती है? कोई दबना नहीं चाहता। अब यही चीज़ ऐसे समझी जाए कि कॉर्पोरेट कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड है कि हमें इतना रेवेन्यू क्रिएट करना है, रोल एंड गोल्स के हिसाब से लोगों को बिठाया, और ये भी पता है ऑर्गेनाइजेशन में कि चलिए मैंने इस वर्टिकल के लिए मैंने डिस्क प्रोफाइल के थ्रू एक डीप पर्सनैलिटी, डोमिनेंट पर्सनैलिटी को रखा जो एग्जीक्यूटर है बहुत। उसके बाद में मैंने इन्फ्लुएंसर को लगाया कि समवन शुड बी इन्फ्लुएंस बाय समवन। तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि ना वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लोगों को गाइड कर सकता है, मतलब उसकी बात लोग मानेंगे, तो रोल ऑब्जेक्टिव जल्दी हासिल कर सकते हैं। यहीं पे ये आ जाए कि डोमिनेंट बैठा है, उसके नीचे एक और डोमिनेंट को बिठा दो, तो नीचे तो एग्जीक्यूशन होना नहीं है, उन दोनों में डिसास्टर होता रहेगा। और यही चीज अप्लाई कर दो हस्बैंड वाइफ में, रिलेशनशिप में। नहीं पता तो डोमिनेंट पर्सन किसी दूसरे डोमिनेंट की सुनेगा क्या? दोनों का ईगो है, अपना अपना ईगो है। करेक्ट। तो रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी के लिए मतलब ऐसा तो शादी से पहले भी इस तरह का टेस्ट हो जाना चाहिए। जनरली कुंडली मिलाते हैं, कुंडली मिलाने के साथ साथ में ये फिंगरप्रिंट के थ्रू अगर जाते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी भी मिलान कर ली जाए, कंपैटिबिलिटी एनालिसिस अगर कर लिया जाए। यस, बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत हेल्पफुल होता है। और इसमें जैसे आपने बताया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, जैसे अगर आपको मालूम है कि आपका पार्टनर विजुअल है, राइट, और एक पार्टनर और दूसरे को ऑडियो में समझ में आता है, तो जो ऑडियो वाला पार्टनर है वो विजुअल, मतलब जिसको पिक्चर समझ में आता है, तो हमेशा बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, तुम सुनते नहीं हो मेरी बात कभी। और विजुअल वाला बोलता है अपने दूसरे पार्टनर से कि तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, राइट। अच्छा, दोनों के इंटेंशन ठीक है, दोनों के इंटेंशन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो शायद एक दूसरे को हर्ट करता है और वो दरार पैदा कर देता है। लेकिन अगर ये टेस्ट करा लिया जाए और ये मुझे मालूम है कि अच्छा यार मेरा जो पार्टनर है उसकी पर्सनालिटी है विजुअल,
तो मुझे उसकी लैंग्वेज में बात करने की ज़रूरत है जिससे वो मेरे फीलिंग को, इमोशंस को समझ पाए। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे आप बता रहे थे ना, जो एग्जांपल दे रहे थे, दिखाई नहीं देता, तो दिखाई नहीं देता सामने वाले के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं, ये टॉन्ट है। गाली है तो टॉन्ट बिल्कुल, है। हाँ, टॉन्ट है बिल्कुल। ये सामने वाले के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये हुँ, उनके लिए उनके इनर सेल्फ, जो सेल्फ इमेज होती है ना, हाँ, उसको इतना हैम्पर, इतना डैमेज कर रहा होता है ना कि ये इंसान मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रहा है, राइट। जबकि कोई इंटेंशन नहीं है दोनों का एक हुँ, दूसरे को हर्ट करना, लेकिन जो वर्ड यूज हो रहे हैं हुँ, वहां पर बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट हो जाता है, वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। राइट। अब जैसे पता है, और सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है, कॉन्शियसली बोला जाए या अवेयरनेस की बात है, कि मेरा पार्टनर इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स का है, हुँ, और मैं उसको कंप्लाई करते हुए, मतलब उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अंडरस्टैंड अगर करते मैं हुए। बिहेव करता हूँ या एक्ट करता हूँ, तो देर आर हाईली चांसेस कि हारमोनी रहेगी, देर आर हाई चांसेस। और हाई चांसेस वहाँ पे भी हैं कि मैं ब्लंटली बिहेव करता हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट रखे ही हैं, डिज़ास्टर होना संभव डिजास्टर है। रखा हुआ है। और मतलब अभी हम अगर इंडिया की बात करें तो बिगेस्ट कैपिटल ऑफ डिवोर्स और रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, जस्ट बिकॉज करेक्ट। ऑफ ईगो इश्यूज, जस्ट बढ़ बिकॉज रहे हैं। कोई, अगर दो पार्टनर से बात करोगे तो उनसे पूछो कि आपके बीच में प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी बात हाँ, काउंसिल नहीं करना उन्हें, हुँ, वो बहुत बड़ा टैबू है सोसाइटी का कि नहीं हाँ, करना। दूसरी चीज ये है कि उनको ये पता ही नहीं है कि इनका रेजोल्यूशन बहुत आसान है, बहुत इजी है। राइट। जब बात करने ही नहीं जा रहे हैं तो वो डिसास्टर सामने रखा हुआ है उनके सामने, क्योंकि वो दोनों ही सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं ना, सॉल्यूशन पे काम नहीं कर रहे हैं वो, कि हम दोनों ही सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन वास्तविकता में कर क्या रहे हैं वो, एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं और दूर जा रहे हैं। काउंसिल राइट। करना शुरू करेंगे, दे विल कम टू नो कि भाई सामने वाले का टेम्परामेंट ये है और इसका टेम्परामेंट ये है, दोनों को अलग अलग बैठा के बात करेंगे और फिर एक साथ बैठा के बात करेंगे, अरे सब कुछ ठीक हो गया। वाओ! मतलब सो इट्स दैट इजी ऑल्सो, कि आप कल फाइट करके आए और हो सकता है कि आपको आज बैठ के बिल्कुल ऐसे मोड में ला दें कि यार सॉरी एक दूसरे के लिए, कि नहीं मुझे नहीं पता था ऐसी ऐसी बात, लेकिन करेक्ट, करेक्ट। सो कुल मिला के अनुराग, मुझे ये समझ में आया आपकी जो डिस्कशन से कि डीएमआईटी बेसिकली एक बहुत पावरफुल साइंटिफिक मेथड है, टेस्ट है, जिसके Yes. द्वारा सबसे अच्छी बात कि आप अपने आप को जान सकते हैं, राइट? आपके बच्चे को जान सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर को, आपके टीम मेंबर को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि हमें एक लंबा लाइफ का एक बड़ा स्पैन गुजारना होता है। जब आप खुद के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर जानते हैं, समझते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन, आपकी रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर शेप अप हो जाती हैं। जो गलतियाँ होने की संभावना होती हैं, जो ब्लंडर्स हम कर रहे होते हैं जाने अनजाने में, वो नहीं होते हैं, राइट? सो काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिली। अनुराग, अब बात आती है कि अगर किसी पर्सन को अपना डीएमआईटी टेस्ट कराना है या आपसे कंसल्टेशन वगैरह अगर कुछ लेना है, तो किस तरह से आप उन्हें गाइड करते हो? क्या प्रोसेस है उसके लिए? बिल्कुल। ब्रेन क्वेस्ट 360 वेबसाइट है, वहाँ पर इंक्वायरी फॉर्म है, वो भर सकते हैं आप। हुँ, हुँ। और आपके यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक भी दे दी जाएगी, नंबर भी दे दिया जाएगा, तो यू कैन रीच मी और टीम विल ऑलराइट। कोऑर्डिनेट विथ यू। Great, great. So thank you so much, Anurag, for this amazing podcast, and I really it was great interacting with you. Thank you so very much. थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। अमेजिंग, थैंक यू सो थैंक यू। मच। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, सो दैट इसी तरह के पावरफुल, अमेजिंग, नॉलेजेबल पॉडकास्ट आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और अगर आप डीएमआईटी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, अपना फैमिली मेम्बर्स, अपने बच्चे का या किसी भी तरह से अपने आप के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट करके इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। सो इसी के साथ ये पॉडकास्ट को ओवर करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।